नमस्कार, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ईशियोग एजुकेशन पर। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 जो कि यूनियन एंड टेरिटरीज था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो कि सिटीजनशिप के बारे में बताता है, जो कि हमारा आर्टिकल 5 to 11 है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये सिटीजनशिप है क्या। देखिए, हर देश अपने नागरिकों को वहां पर नागरिकों को नागरिकता देती है, जिसे हम लोग सिटीजनशिप कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास उस देश की नागरिकता होती है तो उन्हें एक प्रीमियम लेवल का अधिकार मिलता है। जैसे कि देखिए, हमारे देश में भी है। हमारे देश में संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बट डिस्क्रिमिनेशन बस उन्हीं लोगों के साथ नहीं होगा जिनके पास भारत की नागरिकता है। वो जेंडर, सेक्स, कास्ट, इन सभी पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। बट हम लोग भेदभाव करते हैं किसके साथ? जब फॉरेनर आते हैं तो देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोग के पटना में कुम्हरार पार्क है, यदि वहां पर कोई इंडियन सिटीजन आते हैं तो वहां पर जाने का टिकट केवल मात्र 20 रुपया है। बट कोई फॉरेनर आएंगे तो वहां पर उनके जाने के लिए टिकट 500 रुपीज है। सिमिलरली ये चीज ताजमहल में भी है। तो ये है हमारा प्रीमियम लेवल का अधिकार। फिर देखिए, आर्टिकल 16 हमें कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब। तो क्या किसी फॉरेनर को हम लोग अपने देश में प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? नहीं। क्या किसी फॉरेनर को हम लोग प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये सब नहीं बना सकते? उन लोगों को ये अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये समझिए सिटीजनशिप का बेसिकली मीनिंग। देखिए, अब सिटीजनशिप पर डिस्कस किया गया है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। देखिए, सबसे पहले इस आर्टिकल 5 पर क्या डिस्कस किया गया है कि लोगों को सिटीजनशिप किन तरीकों से दिया जाएगा। तो सबसे पहला होता है बाय बर्थ इन इंडिया। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम आया था जिसके अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ संशोधन भी हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें संशोधन कर दिया गया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। देखिए, नेक्स्ट आता है इफ द बर्थ ऑफ देयर फादर मदर इन इंडिया बिफोर 26 जनवरी 1950। देखिए, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हमारे भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर भी लड़ रहे थे। जैसे हमारा देखिए, हरदयाल सिंह सैन फ्रांसिस्को में आंदोलन चला रहे थे क्रांति का। तो क्या जब उन लोगों के बच्चे जब विदेश में जन्म लेंगे तो क्या हम उन्हें नागरिकता नहीं देंगे? जी बिल्कुल देंगे, और उन्हें हम लोगों ने नागरिकता दिया। ठीक है। अब देखिए, थर्ड कहता है कि कोई व्यक्ति यदि 26 जनवरी 1950, ये 26 जनवरी 1950 क्यों लिया गया? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ है, रिपब्लिक डे जो कि हम लोग मनाते हैं। यदि कोई विदेशी भारत में 26 जनवरी 1950 से पहले रह रहा है तो 26 जनवरी 1950 से केवल 5 वर्ष, देखिए, यदि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो तो हम लोगों ने उसे भी नागरिकता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं एनी बेसेंट। क्या एनी बेसेंट इंडियन थी? नहीं, एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, फिर भी उन्हें नागरिकता मिला क्योंकि वो भारतीय क्रांति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली और वो 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष पहले से रह रही थी, तो उन्हें भी नागरिकता दे दिया गया। ये हो गया हमारा आर्टिकल 5। नेक्स्ट देखिए, हमारा आर्टिकल 6 आता है। आर्टिकल 6 पे क्या बोला गया है? पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया आफ्टर 19 जुलाई 1948। इसे हम लोग ब्रैकेट में परमिट लॉ भी लिखे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं, अब आर्टिकल 6 और 7 औचित्य में नहीं है और ना तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 6 और 7 से। वो आप खुद ही समझ जाइएगा। सुनिए क्या है। देखिए, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, तो उस समय बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा था। माइग्रेशन मतलब कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, ठीक है ना। तो एक डेट फिक्स कर लिया गया, ये 19 जुलाई 1948 का, कि इस दिन के बाद जो लोग भी पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये नहीं कि बस केवल आ गए। देखिए, होता क्या था ना, यदि कोई आदमी भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो भारत में भी एक ऑफिसर बैठे हुए, उन्हें उस ऑफिसर को बता करके जाना है, वहां पर एक रिटर्न वर्क होगा। यदि कोई पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तो वहां भी एक ऑफिसर बैठे हुए, वहां पर भी रिटर्न वर्क होगा। यदि वे आ गए तब उन्हें परमिट भरना होगा। फिर परमिट भरने के विद इन 6 मंथ उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 7 क्या हुआ था? आर्टिकल 7 क्या बोलता है? देखिए, यहां पर भी एक डेट रखा गया है 1 मार्च 1947, बिफोर इंडिपेंडेंस का ये डेट है। देखिए, जब 1 मार्च 1947 था तो उस समय लोगों को लगने लग चुका था कि अब देश का बंटवारा होगा तो हम लोग चले जाते हैं पाकिस्तान। तो बहुत सारे लोग 1 मार्च 1947 से उससे पहले ही पाकिस्तान जाने लगे। और जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारी मारकाट होने लगा, मतलब समाज में अराजकता फैल गया। तब लोगों को लगा कि नहीं भाई, हम लोग पाकिस्तान आकर के तो बहुत बड़ा गलती कर दी है। तो वे लोग फिर वापस पाकिस्तान से भारत आ गए। तो जब पाकिस्तान से भारत आए तो उन्हें भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर करके और विद इन 6 मंथ उन्हें नागरिकता दे दिया गया। उन्हें नागरिकता देना इसलिए सही माना गया क्योंकि सुबह का भूला जब शाम को वापस आ जाए तो उसे भटका हुआ बोलते हैं, भूला हुआ नहीं बोलते हैं। ठीक है, देखिए, ये हमारा आर्टिकल 7 भी कंप्लीट हो गया।
तो अब इन दोनों आर्टिकल जो है वो औचित्य बने। ये केवल आर्टिकल बनाया गया था उस समय की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और ज्यादातर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछते नहीं, बट आपको जानकारी के लिए ये दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप मेंस का आंसर लिखिएगा तो वहां पर आपको ये सब चीजें मेंशन करनी होती है। अब आती है हम लोग आर्टिकल नंबर 8 पर। देखिए आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जो भी इंडियंस इंडिया से बाहर रह रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस रहते हैं इंडिया से बाहर, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान, जर्मनी, बहुत जगह पे रहते हैं, यदि उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, वे लोग तो एक लीग के तहत रह रहे हैं ना, वहां रह करके नौकरी कर रहे हैं, तो यदि उनके बच्चे वहां पर जन्म लेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी? उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी आर्टिकल 8 के तहत। आर्टिकल 8 कहता है उन बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारतीय हैं तो। ये हमारा आर्टिकल 8 हो गया। आर्टिकल 9 देखिए बहुत इजी है और इजी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आर्टिकल 9 का कहना क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अब लोग सोचते हैं कि अरे हम तो वहां ले लेंगे, थोड़ी पता चलने जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हर देश में इंडिया का एम्बेसी ऑफिस है, यदि कोई देश वहां का नागरिकता ले रहा है तो वहां की कंट्री उस एम्बेसी में इन्फॉर्म करती है कि भाई हम आपके इंडिया के इस सिटीजन को यहाँ की नागरिकता दे रहे हैं, तो वहां वो एम्बेसी फिर इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी, वहां से फिर उसका भारत का सिटीजन से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आर्टिकल नंबर 9 हो गया। आर्टिकल नंबर 10 देखिए, आर्टिकल 10 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह भारतीय संविधान के खिलाफ या कोई देशद्रोही का काम न करे, तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। ये नागरिकता इसलिए बना दिया, ये आर्टिकल 10 इसलिए बनाया गया क्योंकि यदि आर्टिकल 10 नहीं बनाया जाता तो इसका मिसयूज कर सकते थे हमारी गवर्नमेंट। जैसे सपोज कीजिए कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर जब 2024 में इलेक्शन होगी तो कांग्रेस के जितने पार्टी लोग खड़ा होंगे उनके ये बीजेपी वाले क्या करेंगे कि कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर तो इक्वालिटी नहीं ना होगा। इसलिए ये आर्टिकल 10 बना दिया गया कि आपका तब तक नागरिकता कैंसिल नहीं किया जाएगा जब तक कि आप कोई देशद्रोही वाला काम नहीं करे। सपोज कीजिए यदि कोई व्यक्ति है, इंडिया चाइना के बीच लड़ाई हो गया और वो पूरा जुलूस निकाल दिया चाइना जिंदाबाद का, तो उसकी नागरिकता समाप्त होगी ना? बिल्कुल होगी समाप्त। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में बस सिंपल ये बोला गया है कि अमेंडमेंट एक्ट पर, अमेंडमेंट डन ऑन सिटीजनशिप एक्ट ओनली बाय द पार्लियामेंट, ब्रैकेट में हमने लिख दिया है मैंने होम मिनिस्ट्री। यहां पर यह बोला गया है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। संसद ने भी किसको? वो भी होम मिनिस्ट्री को, गृह मंत्रालय को। आप याद कीजिए जब एनआरसी और सीए लागू हुआ था तो उस समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन किए थे? अमित शाह किए थे, क्योंकि अभी वर्तमान गृह मंत्री वो हैं, तो गृह मंत्रालय से ही वो एनआरसी और सीए एक्ट पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो गृह मंत्री हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी और लोकसभा में भी गृह मंत्री खड़ा होकर के भाषण, मतलब उस बिल को पढ़े। देखिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 क्या था। देखिए ये भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया। और देखिए आर्टिकल 5 याद कीजिए, मैंने आपको बताया था ना कि बाय बर्थ जो लोग भी भारत में जन्म लेंगे उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा और खास करके सबसे ज्यादा मिसयूज कर रहे थे ये पाकिस्तानी लोग। उसमें क्या होता था कि वो लोग आते थे, जो भी बच्चे का जन्म हुआ उनको नागरिकता दे दिया गया और वो लोग फिर देशद्रोही का काम करते थे। तब भारत सरकार की नींद जागी 31 साल के बाद 1986 में सबसे पहला इसमें संशोधन किया गया। देखिए बहुत बार अमेंडमेंट हुआ 1986 में, 1992 में और 2003, 2005 सब बहुत बार हुआ है। सभी को हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब अमेंडमेंट हुआ 1986 में तो ये बोल दिया गया कि भारत में जन्मे उन्हीं बच्चों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी यदि उनके पिता भारत के नागरिक हैं तो। लीजिए ये तो हो गया अमेंडमेंट, सही है। फिर ठीक है, नेक्स्ट ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 क्या कहता था कि बाय डिसेंट, वंश के आधार पर। देखिए हम लोगों को, हमारे फादर को या आप लोगों के भी फादर को या आपके दादाजी को कैसे मिला भारत की नागरिकता? बाय डिसेंट, वंश के आधार पर, क्योंकि हमारे पूर्वज भारतीय नागरिक रहते। मुझे नागरिकता भारत की कैसे मिली? क्योंकि मेरे फादर मदर भारत के नागरिक है तो मुझे भी नागरिकता मिल गई। लेकिन इसमें भी अमेंडमेंट हुआ। फिर ये हुआ क्या कि इसमें देखिए क्या बोला जा रहा था कि वंश के आधार पर। तो देखिए इसमें पहला अमेंडमेंट कर दिया गया कि जो भी बच्चे भारत में जन्म लेंगे तो सिर्फ उनके पिता भारत के नागरिक होंगे तभी मिलेगा। लेकिन सेकंड कहा गया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला मोर्चा का आवाज उठा तो फिर इसमें कर दिया गया कि उन लोगों को भी अमेंडमेंट ये नागरिकता दे दिया जाएगा जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ हो, साथ ही साथ उनके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन देखिए फिर यहाँ पर भी मिसयूज हुआ है। यहाँ पर मिसयूज कैसे हुआ? लोग पाकिस्तान से आए, जम्मू कश्मीर में जा रहे घूमने के लिए टूरिस्ट बन करके, पता चला आए थे बनने टूरिस्ट बन के और बन गए फादर, तो यहाँ पर भी मिसयूज हुआ। तो फिर इसको अमेंडमेंट किया गया 2003 में। 2003 में क्या बोल दिया गया? जब 2003 में नहीं, मतलब ये अमेंडमेंट के अनुसार क्या है कि भारत में जन्मे उन्हीं बच्चों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता और पिता में से दोनों में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, और दूसरा क्या कि
रिमेनिंग वन के पास इलीगल इमाइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसके पास एक वैध होना चाहिए। ये नहीं कि आए थे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए और यहाँ पर बन गए फादर, ठीक है, या बन गए मदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी जाकर के उनके बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अमेंडमेंट ऑन 2003 में, अमेंडमेंट ऑफ 2003 ये बोलता है। यहां तक क्लियर होगा कंसेप्ट। अब देखिए क्या है, इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए, ये थोड़ा चर्चा में भी चला था, जब सानिया मिर्जा का शादी हुआ शोएब मलिक से, तो शोएब मलिक तो पाकिस्तानी है, सानिया मिर्जा के पास अभी भी स्टिल इंडियन सिटीजनशिप है। तो अब उन दोनों से जो बच्चा जन्म लेगा, तो इंडियन रूल के अनुसार, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सानिया मिर्जा उन बच्चे की माता तो इंडियन सिटीजन है, तो क्या उस बच्चे को, यदि सानिया मिर्जा चाहेंगी तो उनके बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप भी मिल सकता है, यदि उनके फादर लीगल इमाइग्रेंट होंगे तो, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं तीसरा क्या था रजिस्ट्रेशन मेथड से। देखिए कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी विदेशी यदि भारत में रह रहा है पिछले 7 वर्षों से, तो अब वह एलिजिबल हो गया थी, इसको यहाँ का कल्चर, आर्ट सब कुछ अच्छा लगने लगा, तो यदि वो चाहेगा तो यहाँ का सिटीजनशिप ले सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि केवल 7 साल रह लेने पे उसको मिल ही जाएगा, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हमारी संसद, हमारी होम मिनिस्ट्री ये डिसाइड करेगी कि इसे नागरिकता देना है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका बैंक में जॉब लग ही जाएगा, क्योंकि बैंक का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि भाई बैंक क्लर्क भी बनना है तो आपको एक ही ग्रेजुएशन पास होना है। तो सारे ग्रेजुएशन पास को तो बैंक का क्लर्क नहीं बना दिया जाएगा, सारे ग्रेजुएशन पास को तो आईएएस नहीं बना दिया जाएगा ना। उसके बाद भी वो डिसाइड करती है होम मिनिस्ट्री कि व्यक्ति 7 साल रह लिया तो अब इसे देना है या नहीं देना है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरलाइजेशन से। नेचुरलाइजेशन क्या होता है, यदि कोई विदेशी भारत में रह रहा हो पिछले 10 वर्षों से और वह व्यक्ति आर्ट कल्चर के या साइंस के फील्ड से है, यदि वो लेना चाहे तो वो ले सकता है। और उसके साथ ही साथ उसे हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को जगह दिया गया। 22 लैंग्वेज क्या क्या है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, हिंदी, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये सभी भाषाएं हैं। यदि इन सभी भाषाओं में से यदि कोई एक भाषा भी उसे आता हो तो उसे यहाँ पर मिल सकता है। और ये तो देखिए बहुत ही अच्छा है। जैसे देखिए इसके लिए हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में, अदनान स्वामी। अदनान स्वामी इंडिया के नहीं थे, लेकिन वो सिंगर है, बहुत अच्छा है, तो उन्हें नागरिकता दे दिया गया। वे 10 साल से पहले से रह रहे हैं भारत में और उन्हें एक भाषा भी आता है, ठीक है। और ये तो बहुत अच्छा, देखिए साइंस के फील्ड से भाई जितना भी पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वो लोग आ जाइए इंडिया में, 10 साल रह लीजिए, एक भाषा तो सीख ही जाइएगा, 10 साल रहिएगा तो फिर हम लोग नागरिकता दे ही देंगे। तो ये बड़ा अच्छा था, ठीक है। और एक लास्ट क्या बोलता है इसमें कि कोई भी स्टेट, जैसे कि देखिए हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे कि सिक्किम 1975 से पहले इंडिया का हिस्सा नहीं था, वो 1975 में आकर के इंडिया से मिला है। तो यदि कोई स्टेट इंडिया में मिलता है तो उसे भी हम लोग नागरिकता दे देंगे। जैसे सिक्किम के लोग जब 1975 में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, तो सिक्किम के जितने लोग थे सभी को इंडियन सिटीजनशिप दे दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने आप लोगों को आज बता दिया, पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 और जो भी अमेंडमेंट था वो सब मैंने बता दिया। और जो भी मैंने अभी कुछ भी बताया आप लोगों को, सारे का पीडीएफ नीचे लिंक में दिया हुआ है। यदि आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो, आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, जो कि हमारा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।